Hi, I'm Hema and I will discuss about nuclear and particle physics previous year CSIR TET examination questions. So, our first question is the radius of 29 copper nucleus is measured to be this one and we are required to find nucleus radius of this nucleus. So, as you all know कि radius कैसे related होती है तो let's talk about its solution. So we all know that r is equal to r naught a to the power 1 by 3 where r is radius of the nucleus, r naught is constant and its value vary from 1.1 to 1.2 Fermi, and a is atomic mass number, तो जैसा हमें क्वेश्चन से पता है कि हमें इस न्यूक्लियस की रेडियस ये गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इस न्यूक्लियस की रेडियस हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला ये यूज़ होगा। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ मास नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। रेडियस ऑफ 29 कॉपर इज 4.8 into 10 raised to power minus 13 centimeter, and so r is equal to, एक सेकेंड, तो रेडियस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू r नॉट, और मास नंबर कितना है कॉपर का 64, तो 64 टू द पावर 1 by 3। हमें निकालनी है रेडियस mg की, तो r नॉट mg का मास नंबर है 27 1/3। अब हमें कॉपर की रेडियस गिवन है, तो इसको पुट कर देते हैं। कॉपर की रेडियस क्या गिवन है, 4.8 into 10 raised to power minus 13 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ mg हमें निकालना है। अब 64 टू द पावर 1 by 3 क्या हो जाएगा 4, और 27 टू द पावर 1 by 3 इज 3। तो अब यहाँ से हम रेडियस ऑफ मैग्नीशियम निकाल लेंगे, वो कितनी होगी 3 इंटू 4.8 इंटू 10 raised to power minus 13 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4, दैट इज 1.2, एंड 3.6 इंटू 10 raised to power minus 13 सेंटीमीटर। तो हमारा ए पार्ट का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या था कि हमें एक न्यूक्लियस की रेडियस गिवन है और दूसरे न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है, और सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है r इज इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1 by 3, जिसमें बस मास नंबर पुट करने हैं और हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, द रूट मीन स्क्वायर एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर ए इन इट्स ग्राउंड स्टेट वेरीज एज। मतलब रूट मीन स्क्वायर एनर्जी का डिपेंडेंस हमें निकालना है मास नंबर पे। तो उसको अब इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, रूट मीन स्क्वायर एनर्जी क्या होगी, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ये तो एनर्जी होती है किसी भी न्यूक्लियन की, ओके। तो अगर इसकी मेरे को आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो आरएमएस वैल्यू बेसिकली क्या होगी, इसका स्क्वायर, एनर्जी का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट अगर मैंने ले लिया तो इसी चीज़ को मैं कह दूंगी आरएमएस वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब इसे हम मास नंबर से कैसे रिलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम कोई और फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या। तो हाँ, हमें पता है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू एच कट, दैट इज हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी
principal where delta x is the distance और delta p is the momentum। मतलब बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे मेज़र नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं और डेल्टा एक्स यहाँ पे डिस्टेंस ही है, मतलब पोजीशन ही है बेसिकली। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो उसमें हम डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स को हम न्यूक्लियस की रेडियस से रिलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन और एनर्जी के रिलेशन से हम जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एक्स को मैंने मेरी रेडियस के साथ कंपेयर कर दिया क्योंकि ये बेसिकली डिस्टेंस ही है या पोजीशन कह लो। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस को हमने पोजीशन के साथ रिलेट कर दिया। तो अब बस इन दो रिलेशंस को हमें यूज़ करना है। तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो गई, एच कट अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसको एनर्जी के वैल्यू में पुट करूँगी मैं, तो क्या मिलेगा, एच कट अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर इंटू 1/2m। तो यहाँ से क्या मिल गया, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। अब डेल्टा एक्स को मैंने r से रिलेट किया था और r मुझे पता है क्या होता है, r इज इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3। तो अब क्या आ गया, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m r नॉट स्क्वायर a की पावर 2/3। ये आ गया मेरा एनर्जी। अब मेरे को तो पर रूट मीन स्क्वायर एनर्जी निकालनी है। तो रूट मीन स्क्वायर एनर्जी क्या होगी, अंडर रूट ई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m r नॉट स्क्वायर a टू द पावर 2/3। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो मेरे पास क्या डिपेंडेंस आ गई, a टू द पावर -2/3। बेसिकली यही मेरे से क्वेश्चन में पूछा था, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था जून 2011 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज द इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियस इज। मतलब इसमें हमें क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी भी न्यूक्लियस की कैसे डिपेंड करती है, z और a पे। z यहाँ पे है हमारा एटॉमिक नंबर और a है मास नंबर। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट z के साथ इंक्रीज हो बट इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर हो। तो अब इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, बेसिकली ये कोई भी मेरा न्यूक्लियस है, इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जब भी बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड नहीं होता है ना, तो अब क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस का रेडियस है वो बेसिकली फर्मी ऑर्डर का होता है, यानी कि इंटू 10⁻⁻15 मीटर। मतलब ये ऑर्डर बहुत छोटा है, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन है वो फर्मी ऑर्डर का है। तो ये बहुत ही स्मॉल ऑर्डर है। तो जब मैं कोई भी एक्सटर्नल फील्ड बाहर से नहीं लगाऊंगी तो ये दोनों चार्ज ऐसा लगेंगे कि एक दूसरे के ऊपर ही रखे हैं, मतलब ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जब कोई भी फील्ड नहीं लगा है तो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो। क्योंकि इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, बेसिकली डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अब जब कोई भी फील्ड नहीं लगा है तो ये डिस्टेंस मेरा बहुत ही कम है, तो ये इसको हम मतलब इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हुए लगेंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो हो जाएगा ज़ीरो। तो ना तो वो मतलब z और a पे तो कोई डिपेंडेंस है ही नहीं डाइपोल मोमेंट की। जहाँ भी इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट आ जाए, मतलब ये इंटरनल डाइपोल मोमेंट है किसी भी न्यूक्लियस का, तो वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पायॉन्स इज दिस मच, एंड इफ द मास ऑफ पायॉन इज गिवन and mass of rho meson is given, then range of force due to exchange of rho meson is।
सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि हमें रेंज दे दी है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पायोन्स, मतलब मान लो ये भी कोई मेरी फील्ड है, तो इसमें मेरे पायोन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, पाई माइनस, पाई प्लस और पाई ज़ीरो। अगर ये एक्सचेंज हो रहे हैं तो उसकी रेंज मेरे को गिवन है और उसका मास मेरे को गिवन है। अब मेरे से पूछा क्या गया है कि अगर रो मेसोन एक्सचेंज होंगे तो उसकी रेंज क्या होगी, मतलब उस फोर्स की रेंज क्या होगी। तो ये मतलब किस टॉपिक का क्वेश्चन है, अब आपको इतना तो समझ आ ही रहा होगा कि ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कौन सी थ्योरी आती है, युकावा थ्योरी। मतलब युकावा ने थ्योरी दी थी जिससे कि युकावा ने मेसोन का मास कैलकुलेट किया था, तो उसी से बेसिकली रेंज और मास को रिलेट किया गया था। तो युकावा की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं तो उसको हम निकाल सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू एच कट की हेल्प से। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा टाइम हमें बेसिकली चाहिए मास एंड रेंज का रिलेशन। अब रेंज को मैं किस पैरामीटर से डिनोट कर सकती हूँ, अगर मैं इस एक्सचेंज फोर्स की बात करूँ तो रेंज को मैं बेसिकली डिस्टेंस से भी डिनोट कर सकती हूँ। मतलब रेंज क्या है मेरी, बेसिकली डिस्टेंस ही है, ओके। तो जैसा हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब मेरे को डेल्टा टी चाहिए, मतलब टाइम चाहिए, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है मेरा बेसिकली रेंज, रेंज में ले लिया मैंने रेडियस, ठीक है। क्योंकि जो भी यहाँ पे हमारा कोई भी जो भी फील्ड है हमारी पार्टिकल्स की, उसको बेसिकली एक स्फेरिकल बॉल की तरह देखते हैं हम, जिसका कोई ना कोई रेडियस होगा। तो वो हो गया, तो रेंज हो गई है। अब रेंज अपॉन स्पीड, तो इसको पुट कर दूँ अगर मैं इधर, तो डेल्टा ई इंटू आर अपॉन सी इज इक्वल टू एच कट। अब ये अनसर्टेनिटी टाइम में थी तो ये डिस्टेंस में आ जाएगी, ठीक है। अब एनर्जी को मैं और क्या लिख सकती हूँ, एम सी स्क्वायर, क्योंकि मेरे को तो रेंज और मास का रिलेशन चाहिए, तो इज इक्वल टू एच क्रॉस। तो यहाँ से मेरा मास क्या आ गया, मास आ गया एच कट अपॉन आर सी। तो ये हो गया मेरा रिलेशन मास और रेंज में। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि मेरे को ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पायोन्स मेरे को रेंज गिवन है 1.40 फर्मी, तो रेंज ड्यू टू पायोन्स इज 1.40 फर्मी। और मेरे को रेंज निकालनी है रो मेसोन्स के एक्सचेंज से, और मास ऑफ पायोन मेरे को गिवन है, मास ऑफ पायोन इज 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और मास ऑफ रो मेसोन मेरे को दे रखा है 770 MeV अपॉन सी स्क्वायर। अब मेरे पास फॉर्मूला है और मेरे पास सारे पैरामीटर्स हैं, तो मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो ये क्वेश्चन आया था नेट जून 2017 में, तो कैलकुलेट करते हैं। मतलब आसान ही क्वेश्चन है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बस लैंग्वेज मतलब क्वेश्चन की थोड़ी लंबी है स्टेटमेंट, तो उससे घबराना नहीं है। तो चलो निकालते हैं। तो मास ऑफ पाई अपॉन मास ऑफ रो इज इक्वल टू एच कट अपॉन ये रेंज ऑफ पाई इंटू सी इंटू रेंज ऑफ रो सी अपॉन एच कट से एच कट कट गया, सी से सी कट गया, तो मेरे पास रिलेशन आ गया मास ऑफ पायोन अपॉन मास ऑफ रो इज इक्वल टू रेंज ऑफ रो अपॉन रेंज ऑफ पाई। तो ये बेसिकली आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेंज, ओके। अगर पूरा फॉर्मूला याद नहीं भी रहे तो
ये रिलेशन तो याद रखना ही रखना है, मतलब अभी देख लो रिसेंट ही क्वेश्चन आया है 2-3 साल पहले, तो रिपीट भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें निकालना है आर रो निकालना है, तो ये हो गया मास ऑफ पाई इंटू रेंज ऑफ पाई अपॉन मास ऑफ रो। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, 140 इंटू 1.40 फर्मी, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 770, 0 से 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अराउंड 0.25 फर्मी आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ कूलम्ब एनर्जी बिटवीन मिरर न्यूक्लियाई chromium and magnesium is given, assuming that the nuclei have a spherical symmetric charge distribution and E square is approximately equal to this much, तो radius of this nucleus is, तो बेसिकली हमें गिवन है कूलम्ब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मिरर न्यूक्लियाई। अब मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, मिरर न्यूक्लियाई बेसिकली वो होते हैं, मान लो कि 2 न्यूक्लियाई हैं, तो एक न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू दूसरे न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब जब एक न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी दूसरे न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे तो वो मिरर न्यूक्लियाई उन्हें हम बोलते हैं। तो उनके बीच का कूलम्ब एनर्जी डिफरेंस मेरे को गिवन है ये, और न्यूक्लियस को स्फेरिकली सिमेट्रिक माना गया है, मतलब न्यूक्लियस में स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें रेडियस पूछा है इस न्यूक्लियस का। तो कूलम्ब एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्ब एनर्जी डिफरेंस दैट इज डेल्टा ई सी इज इक्वल टू 3/5 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू ए। ये होता है मेरा बेसिकली कूलम्ब एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला। तो इसमें ए है मेरा मास नंबर, आर है मेरी रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, बाकी ये सब कांस्टेंट ही है। और इस फैक्टर की वैल्यू अगर इसमें गिवन ना होती क्वेश्चन में तो हम 1.44 MeV फर्मी भी यूज़ कर सकते थे, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में ई स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है तो हम ये वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें निकालना क्या है, हमें रेडियस ही निकालनी है इस न्यूक्लियस की। अब हमें एनर्जी गिवन है, मतलब डेल्टा ई सी हमें पता है, ए हमें पता है, क्योंकि हमें इस न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है। तो इसका ए कितना हो गया 49, तो ए इज़ 49, डेल्टा ई सी इज़ 6.0 MeV एंड ई स्क्वायर इज़ 1.0 MeV फर्मी। तो बेस अब ये सारी क्वांटिटीज़ हम इस रिलेशन में पुट करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे क्योंकि ई स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है तो हम इस फैक्टर को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम 1 की तरह ट्रीट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलो इसकी वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि क्या आएगा। 3/5 इंटू 1.0 MeV फर्मी इंटू 49 इंटू 1 इंटू आर। अब मेरे को आर निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1.0 इंटू 49 MeV फर्मी डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6.0 MeV। तो क्या हो गया 3 2 जा 6, MeV से MeV कैंसिल, 5 2 जा 10 और 49 था तो ये क्या आ गया 4.9 फर्मी। तो ये मेरी बेसिकली रेडियस आ गई। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में ये रहा ऑप्शन बी, क्योंकि फर्मी क्या होता है, फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर।
तो मेरा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे बस ये फॉर्मूला याद रखने की नेसेसिटी थी सॉरी। तो इस फॉर्मूले में डायरेक्टली बस वैल्यूज़ ही पुट करनी थी हमको। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये जब आप वो बाइंडिंग एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ोगे जिसमें कि बाइंडिंग एनर्जी वाली टर्म्स आती हैं, डिफरेंट वॉल्यूम एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी टर्म, कूलाम्ब एनर्जी, तो वहीं से ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल द स्पिन एंड पैरिटी ऑफ टू न्यूक्लियस दिस एंड दिस इज, मतलब हमसे शेल मॉडल का क्वेश्चन है और हमसे स्पिन और पैरिटी पूछी है दो न्यूक्लियस की। तो शेल मॉडल डिस्कस करते हैं। शेल मॉडल बेसिकली दिया क्यों गया था, क्योंकि जब हमारी स्टेबिलिटी की बात आई थी तो कुछ न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा ही स्टेबल थे और फिर मैजिक नंबर्स आ गए थे। मतलब जिन न्यूक्लियस का नंबर, मतलब मास नंबर और एटॉमिक नंबर उन नंबर से कोइंसाइड करता था तो वो ज़्यादा स्टेबल होते थे। तो मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, 2, 8, 20, 28, 50, 84, 82 सॉरी 124। तो जिन भी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर ये होता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए शेल मॉडल दिया गया था। तो शेल मॉडल से हम कैसे निकालते हैं स्पिन और पैरिटी, इसकी एक ट्रिक है। तो 1s 1p 1d 1f 1g 1h 1i 2s 2p 2d 2f 2g, मतलब ये दो छोड़ के आपको ये लिखना है। मतलब पहले 2 ब्लॉक छोड़े तो 2s स्टार्ट हो गया, अब 2 ब्लॉक छोड़ेंगे तो यहाँ से 3s स्टार्ट होगा, 3s 3p 3d, अब 2 छोड़ेंगे तो यहाँ से 4s स्टार्ट होगा। ऐसे ही हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे। तो अब हमें पता है कि ये लेवल्स कैसे ब्रेक होते हैं। 1s 1/2, 1p 3/2 एंड 1p 1/2, 1d 5/2, 1d 3/2 एंड 2s 1/2, 1f 7/2, 1f 5/2, 2p 3/2, 2p 1/2, 1g 9/2, 1g 7/2, फिर आ गया 2d, अब d 5/2 और 3/2 में स्प्लिट होगा। s में स्प्लिटिंग नहीं होती है। 1h 11/2, 9/2, 2f 7/2, 2f 5/2, 3p 3/2 और 3p 1/2। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है कि जो ये पहले 2 कॉलम है मेरे, ये दोनों सीक्वेंस में ही रहेंगे, बाद के 2 अल्टरनेट। अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या है कि पहले तो इनका फर्स्ट मेंबर ही आएगा। जब हम ये भरना स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस को तो पहले 1s 1/2 आएगा, फिर 3/2 आएगा, फिर ये आएगा। उसके बाद जो ये वाली कॉलम है इसमें सबसे पहले इसके फर्स्ट मेंबर आएंगे और उसके बाद जो आगे वाले मेंबर्स हैं ना वो अल्टरनेट आएंगे। अल्टरनेट यानी कि पहले ये आएगा, ये तो फिक्स ही है फर्स्ट वाला, इसके बाद ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, ये पहले आएगा, फिर f आएगा और फिर ये आएगा, इसके बाद ये दोनों इन सीक्वेंस। तो पहले 2 भी इन सीक्वेंस है, बाद के 2 अल्टरनेट है और लास्ट के 2 भी इन सीक्वेंस है। अब जो ये वाला है 1f 7/2, यहाँ पे मैजिक नंबर 28 लाई करता है। ये वाला जो शेल है इसमें मैजिक नंबर 20 लाई करता है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 82। तो हमें यहाँ से पता चल सकता है, यानी कि हमें देखो अब 51 और ये है 38, तो 51 कहाँ लाई करेगा मेरा, 51 बेसिकली इस वाली लाइन में लाई करेगा।
तो अगर मेरे को ये टेबल याद रहती है तो मैं बहुत आसानी से स्पिन पैरिटी निकाल सकती हूँ। और स्पिन पैरिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं नेट में। तो अब निकालते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्या है और उसका स्पिन पैरिटी निकालते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वन है 51 SB 125, इसका Z हो गया 51। तो 51 कहाँ लाई करेगा, 50 तक तो 1G 9/2 में 50 तक कंप्लीट हो गया, मतलब इस शेल में 50 तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट शेल कौन सी होगी, अब क्योंकि ये वाली सीरीज पूरी सीक्वेंस में थी तो नेक्स्ट वाला मेरा ये हो गया, मतलब 51 वाला जो है वो 1G 7/2 में जाएगा। तो मेरा कौन सा लेवल हो गया, 1G 7/2। अब इसमें मेरा 51 प्रोटॉन जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए J की वैल्यू क्या हो गई, 7/2, और L की वैल्यू क्या हो गई, हमें पता है कि SPDFG, तो 0 1 2 3 4 ये हो गई L की वैल्यूज़। तो G के लिए L की वैल्यू क्या है 4 और J की वैल्यू है 7/2। तो स्पिन पैरिटी को हम कैसे लिखते हैं, J⁻⁻ पैरिटी। और पैरिटी कैसे निकालते हैं, पैरिटी इज -1⁻L। तो अब हमें मतलब हमें L पता है, हमें J पता है, तो हम स्पिन पैरिटी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए L की वैल्यू हो गई 4, तो पैरिटी की वैल्यू हो गई -1⁴ यानी कि 1, और J की वैल्यू है 7/2। तो इस वाले न्यूक्लियस की स्पिन पैरिटी क्या आ गई, 7/2 और प्लस का मतलब है कि ये इवन है, यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे हम नेक्स्ट न्यूक्लियस की स्पिन पैरिटी निकाल लेते हैं। दैट इज 38 SR 89। अब इसके लिए हमें स्पिन पैरिटी निकालनी है, तो Z तो मेरा हो गया 38। अब क्योंकि ये इवन है तो जो भी हम पहले ये देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में से कौन सा ऑड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम शेल्स को फिल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हो गए इवन, तो अब मैं देखूंगी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएंगे, N = A - Z, दैट इज 89 - 38, तो ये आ गया 1। ये भी 51 है। अब इसके लिए हमने निकाला था 51, Z = 51। अब यहाँ पे क्या है, N = 51। इस वाले में न्यूट्रॉन्स फिल होंगे, पहले वाले क्वेश्चन में प्रोटॉन्स फिल हुए थे, तो इसके लिए भी 51 ही है, तो यानी कि यही वाला होगा 1G 7/2। तो इसकी भी स्पिन पैरिटी क्या होगी, 7/2 प्लस। अब मेरे पास 51 SB की भी स्पिन पैरिटी 7/2 प्लस आई, और 38 SR की भी स्पिन पैरिटी 7/2 प्लस आई। तो दोनों की 7/2 प्लस आ रहे, तो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन D करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन शेल मॉडल पे बेस्ड था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।